नमस्कार दोस्तों, KSG के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य का तीसरा पार्ट। इससे पहले मौर्य साम्राज्य के 2 वीडियो हम बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल KSG के स्टडी पॉइंट को ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया। राज्य के 7 अंग हैं: राज्य, राजा, मंत्री, मित्र, कर या कोष, सेना तथा दुर्ग। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, जिसमें शासन का केंद्र बिंदु राजा होता था, अर्थात सभी कार्य राजा के हिसाब से होते थे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद किया जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। अर्थशास्त्र में सबसे उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा गया है। कुल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की चर्चा भी मिलती है। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख तीर्थ और उनसे संबंधित विभाग, पुरोहित, प्रधानमंत्री और प्रमुख धर्माधिकारी होता था। प्रशास्ता तीर्थ, राजकीय कागजात सुरक्षित रखना, इसका कार्य होता था। सेनापति का कार्य युद्ध विभाग का मंत्री होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। समाहर्ता, इसका कार्य राजस्व विभाग का प्रधान और वित्त मंत्री होता था। सन्निधाता, यह राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या कमिश्नर होता था। नायक, सेना का संचालक या नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। दंडपाल, पुलिस अधिकारी। व्यावहारिक, नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नागरिक, नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल होता था। दुर्गपाल, राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। आठविक, वन विभाग का प्रधान होता था। 2 वारिक, राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान। अंतर्वेशिक, अंतपुर का अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषदाध्यक्ष, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। मौर्यकालीन प्रांत व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था, जिनमें उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जयिनी, कलिंग की राजधानी तोसाली तथा प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांत का शासन राजवंशी राजकुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। अशोक सिंहासनारूढ़ होने से पूर्व उत्तरापथ एवं अवंती का कुमार रह चुका था। अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्ष। पणियाध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। पोतवाध्यक्ष मापतोल का अध्यक्ष होता था। सूराध्यक्ष शराब एवं मदिरा का अध्यक्ष होता था। सूना अध्यक्ष बूचड़खाने का अध्यक्ष होता था। आकरा अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष कृषि विभागों का अध्यक्ष होता था। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था। कुपियाध्यक्ष वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष होता था। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष होता था। विविताध्यक्ष चरागाह का अध्यक्ष होता था। समस्थाध्यक्ष बाजार का अध्यक्ष होता था। लवणाध्यक्ष नमक विभाग का अध्यक्ष होता था।
शुल्का अध्यक्ष चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष होता था। देवता अध्यक्ष धार्मिक संस्थान का अध्यक्ष होता था। मौर्य प्रांतों को चक्र कहा जाता था जो मंडलों में विभाजित थे। ग्राम समूहों के अंतर्गत विभिन्न कोटियां थी। स्थानीय 800 ग्राम, द्रोणमुख 400 ग्राम, खरवटिक 200 ग्राम, संग्रहण 10 ग्राम आदि। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसका प्रधान ग्रामिक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। पहली समिति का कार्य उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, दूसरी समिति का विदेशियों की देखरेख, तीसरी समिति का कार्य जन्म मरण का लेखा जोखा रखना, चौथी समिति का कार्य व्यापार एवं वाणिज्य, पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी तथा छठी समिति बिक्री कर वसूल करती थी। यूनानी स्रोतों से 3 प्रकार के अधिकारियों के विषय में जानकारी मिलती है। एस्ट्रोनोमोई नगर का प्रमुख, एग्रोनोमोई जिले का अधिकारी एवं सैनिक अधिकारी। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय धर्मस्थीय तथा फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन कहलाता था। दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश धर्मस्थ या व्यवहारिक कहलाता था एवं फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश प्रतिष्ठा कहलाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। संस्था जो संगठित होकर कार्य करते थे तथा संचरा जो घुमक्कड़ थे, यानी एक दूसरी जगह से समाचार लाते थे। मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति। कृषि पशुपालन एवं वाणिज्य के सम्मिलित रूप को वार्ता वृत्ति का साधन कहा जाता था। राजकीय भूमि सीता भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ट जुती हुई, अकृष्ट बिना जुती हुई, स्थल, ऊंची भूमि आदि अनेक भूमियों का वर्णन किया है। अदेव मात्रक भूमि वह होती थी जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी। राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध किया गया था जिसे सेतुबंध कहा गया है। वाणिज्य एवं व्यापार। मौर्य काल में भूमि कर का 1/4 या 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। सिंचाई के लिए अलग से उपज का 1/5 से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। सूत कातने एवं बुनने का उद्योग प्रमुख था। बंग का मलमल विख्यात था। कौटिल्य ने चीन पट का उल्लेख किया है। यह रेशम चीन से आता था। ताम्रलिप्ति पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पश्चिमी तट पर भड़ोच तथा सोपारा प्रमुख बंदरगाह थे। राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में दुर्ग नगरों से प्राप्त आय, राष्ट्र जनपद ग्रामों से प्राप्त आय, सेतु फल फूल एवं सब्जियों से प्राप्त आय, ब्रज पशुओं से प्राप्त आय, सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय, प्रणय आपातकालीन कर, हिरण्य नकद राजस्व, उदक भाग सिंचाई कर, वर्तनी सीमा कर तथा पिंड कर पूरे गांव से कर राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। वे वस्तुएं जिनका राज्य स्वयं व्यापार करता था राजपण्य कहलाती थी। व्यापारियों का नेता सार्थवाह कहलाता था। मौर्य काल में देशी उत्पादों पर 4% तथा आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लिया जाता था। कौटिल्य ने महाजनी व्यवस्था का भी विस्तृत विवरण दिया है। संभवतः ब्याज की राशि 15% थी। मेगास्थनीज के अनुसार बिक्री कर न देने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पण थी। मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में विभक्त था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षण तथा सभासद।
कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों की चर्चा की है। अशोक के शिलालेख में दास और कर्मकार का उल्लेख है। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिका अध्यक्ष करता था। संभ्रांत परिवारों की स्त्रियां प्रायः घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है। मौर्यकालीन धार्मिक स्थिति। कौटिल्य ने भारत के प्राचीन धर्म को त्रयी कहा है। अर्थशास्त्र में वरुण, नागराज और संकर्षण देवताओं का उल्लेख है। चंद्रगुप्त जैन धर्म का तथा बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था। अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म मानता था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ ने कुछ गुफाएं आजीवकों को दान में दी थी। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य। लोक कला के अंतर्गत यक्ष एवं यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण हुआ। पाटलिपुत्र के कुम्भकार से एक लकड़ी निर्मित राजप्रासाद का अवशेष प्राप्त हुआ है। मेगस्थनीज ने पोलीब्रोथा पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया है। फाहयान के अनुसार पाटलिपुत्र का राजप्रासाद देवताओं द्वारा निर्मित है। मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है। ये एकाश्म स्तंभ लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होते थे। इन स्तंभों के 2 मुख्य भाग उल्लेखनीय है। स्तंभ यष्टि या गावुदम लाट और दूसरा शीर्ष भाग। शीर्ष भाग के मुख्य अंग है घंटा, जिसे अवांगमुखी कमल भी कहते हैं। इसके ऊपर गोल अंड या चौकी है। अशोक के स्तंभों में सिंह, घोड़ा, हाथी और बैल प्राप्त होते हैं। अशोक के एकाश्म स्तंभों में सर्वोत्कृष्ट सारनाथ का सिंह स्तंभ का शीर्ष है। सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। ये 4 सिंह एक चक्र धारण किए हुए हैं, जिसमें 24 तीलियां हैं। यह चक्र बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। रामपुरवा में नटुआ बैल ललित मुद्रा में खड़ा है। संकिशा स्तंभ के शीर्ष स्तंभ पर हाथी की आकृति है। अशोक के स्तंभ पर ईरानी एवं यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। स्तूप मौर्यकालीन स्थापत्य की महत्वपूर्ण देन है। सांची का महास्तूप, सारनाथ का धर्मराजी का स्तूप, भरहुतिया तथा तक्षशिला स्तूपों का निर्माण अशोक के काल में हुआ। ये स्तूप ईंटों से बने हुए हैं। अब तक का सबसे प्राचीन स्तूप नेपाल की सीमा पर पीपरहवा से प्राप्त हुआ है। अशोक ने गया, बिहार के निकट बराबर की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ की गुफा, विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया। दशरथ ने लोमस ऋषि की गुफा तथा गोपिका गुफा का निर्माण करवाया। ओडिशा में उदयगिरी की पहाड़ियों को काटकर एक शैलकृत हाथी की मूर्ति उत्कीर्ण की गई है। यह धौलीहस्ती नाम से विख्यात है। इसमें एक हाथी को चट्टान फाड़कर बाहर आते हुए दर्शाया गया है। दीदारगंज से चांवरदारणी यक्षी की मूर्ति, परखम से यक्ष तथा बेशनगर से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मौर्यकालीन मृदभांडों में सबसे उत्कृष्ट उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के बाद कुणाल शासक बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। राजतरंगिणी के अनुसार मगध में कुणाल के शासन के समय कश्मीर का शासक जालोक था। अशोक के उत्तराधिकारी के रूप में कुणाल संप्रति दशरथ, शशिलुक तथा बृहद्रथ का नाम प्राप्त होता है। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी थी। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ।
तो फ्रेंड्स, ये थे मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल KSGK स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।